उसके बाद जब हम पढ़ रहे थे कि ठीक है जी, लोएस्ट बेस वो होते हैं जो लोन पेयर अवेलेबल हो किसी को देने के लिए। ज्यादा अवेलेबल है तो ज्यादा बेसिक, कम अवेलेबल है तो कम बेसिक। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इट इज बेसिक। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और भी ज्यादा बेसिक, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ही नहीं बेसिक। तो ये हमने बात को तय किया था लास्ट क्लास में लगभग। तो उसमें अब मैं एरोमेटिक की साइड जाऊंगी और फिर मिक्स एरोमेटिक एलिफेटिक के एंड में केसेस लाऊंगी इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक एरोमेटिक। अगर मेरे को एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स का कंपैरिजन करना है तो एरोमेटिक अमीन्स में क्या होता है, ये लोन पेयर जो है रिंग के साथ रेजोनेंस में हाफ ऑफ द टाइम इन्वॉल्व है, वेरी लेस अवेलेबल फॉर इनकमिंग प्रोटोन की आओ जी रिएक्ट कर जाओ, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लो, नहीं। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, वो रेजोनेंस में चला गया, तो इट इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया या अमीन्स। उसके बाद आई बात, अगर आप एनिलिन एनिलिन पे धीरे धीरे जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो बेसिसिटी को क्या करेगा, कम। कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वो बेसिसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और इसी उसमें हमने ये दो केसेस देख लिए थे ऑलरेडी कि मेटा पे मिथाइल लगा है, वो हाइपरकॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तक नहीं पहुंचा पा रहा क्योंकि मेटा पे हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं होता। लेकिन इसमें पैरा पे लगा है मिथाइल, वो हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट शो कर रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई यहां तक पहुंचा रहा है। मींस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या होगा, मोर बेसिक। ड्यू टू व्हाट इफेक्ट, आगे आपके पास। ऐसे ही नाइट्रो में सेम लॉजिक। नाइट्रो क्या है, विड्रॉइंग, विड्रॉइंग है तो ये लेस बेसिक बनाएगा। अब यहां पर ये विड्रॉइंग बन ही नहीं पाया खास, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता। विड्रॉइंग है लेकिन इंडक्टिव से इंडक्टिव बहुत कमजोर है। रेजोनेंस कहां काम कर रहा है, पैरा पे। नाइट्रो ने इतना ज्यादा खींच लिया कि ये लोन पेयर, पहले तो तुम बेंजीन रिंग से इसको इन्वॉल्व करवा रहे हो, ऊपर से एक नाइट्रो और लगा दिया कि बची कुछ कसर उसने पूरी कर दी, उसने भी खींच लिया। सो पैरा नाइट्रो विल बी लेस बेसिक एज कंपेयर टू मेटा नाइट्रो। यहां आपका बेसिक एनसीईआरटी क्लास 12th बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर टॉपिक खत्म था। एक्वस और गैशियस के बाद यहां पर आपका एनसीईआरटी तो खत्म। अब मैं यहीं से जीओसी का वो हिस्सा चूज कर रही हूं जो आपको जीओसी +1 में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ टॉपिक से ना मिलके किस टॉपिक से मिलता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इनके एप्लीकेशन में ये टॉपिक आपको मिलता है। और इन्हीं के क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ध्यान से। अब मैं आपके सामने दिख रहा होगा 4 एनिलिन लेकर आई। सिंस चारों एनिलिन हैं तो अब बेंजीन रिंग को कंसिडर करना भूल जाइएगा, वो तो हर एक से ही उतना खींच रहा है जितना किसी एक से खींच रहा है। पॉइंट इज, हेडिंग में मैंने एक चीज लिखी है स्टेरिक रीजन, और उससे पहले क्या लिखा है, ऑर्थो इफेक्ट। इस ऑर्थो इफेक्ट को लेके फिनोल्स में भी एसिडिक स्ट्रेंथ में एक छोटी सी गलती हुई थी जिसको मैंने अगली क्लास में करेक्ट किया था। सेम आज वो चीज करेंगे, गलती नहीं करेंगे, शुरू से करेक्टेड करेंगे। जब आप कंपेयर करने चले इन चारों को, फर्स्ट ऑफ ऑल सी एंड चेक, इसके बाद बहुत सारे इजी हो जाएंगे आपके लिए। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो या पैरा पे लगता है, तो ऑर्थो और पैरा वाला ज्यादा बेसिक होना चाहिए लॉजिकली। ये रहा पैरा, ये रहा ऑर्थो। कहां पहुंचा दिया मैंने ऑर्थो, और ऊपर लिखा है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब यहां क्या है, क्योंकि एनिलिन और टोल्यूइन दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप हैं और पास पास हैं, तो इनमें स्टेरिक क्राउडिंग है, दे आर स्टिल मैनेजिंग। ऊपर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बेस बिहेव करे, किसी एक प्रोटोन को यहां इनवाइट करे, झगड़ा होगा। पहले ही हम मैनेज कर रहे हैं स्पेस को, एंड यू आर आस्किंग फॉर प्रोटोनेशन। तो एक प्रोटोन अगर आएगा तो वो और स्पेस को टाइट करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, ये प्रोटोन को आने नहीं देगा। इनफैक्ट ये आने दे रहा है लेकिन ये नहीं आने देगा। तो सबसे पहले कौन लगाया मैंने स्ट्रॉन्ग बेस में, पैरा वाला, क्योंकि वो हाइपरकॉन्जुगेशन से डेंसिटी बढ़ा रहा है। उसके बाद मैंने मेटा वाला क्यों लगाया, मेटा पे हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं है लेकिन क्या है, प्लस आई, थोड़ा सा ही सही खिसका तो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बेसिक। उसके बाद इसमें तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको इंडक्टिव से भी नहीं कर रहा, हाइपरकॉन्जुगेशन तो नहीं।
इसमें सपोर्ट तो कर रहा था, लेकिन झगड़ा होने की वजह से, स्टेरिक रीजंस की वजह से, ऑर्थो एनिलिन्स विल बी लेस बेसिक एज एक्सपेक्टेड। जैसा एक्सपेक्टेड था उसके मुकाबले ऑर्थो वाले सबसे पीछे लगाएंगे। अब गड़बड़ कहाँ होएगी वो मैं लेके आ रही हूँ, ये इसमें आपसे गड़बड़ नहीं होने वाली। गड़बड़ का हिस्सा मैं लेके आ रही हूँ जो फिनोल में भी मुझसे हुई थी। अगला देखिए, ये भी क्या है, OCH3 अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है, ये भी रेजोनेंस दिखाएगा। रेजोनेंस से ये तो बहुत बढ़िया पहुंचा रहा है। यहां पर स्टेरिक फैक्टर, पॉइंट इज आपने ऊपर जो किया वो नीचे फॉलो नहीं किया। देख रहे हैं कुछ फर्क, उसमें तो ऑर्थो सबसे पीछे पहुंचा दिया और मैं सोचूं सारों में शायद यही करना होता होगा, नहीं। अब आप ये सोचिए ऐसा क्यों हुआ, ये सबसे पीछे क्यों आया, माइनस आई इफेक्ट, ये खींच रहा है। ऊपर वाले में प्लस आई था, थोड़ा सा भी किसी ने दिया, वो ज्यादा बेसिक। अब आप ये देखिए ऑर्थो में पीछे क्यों नहीं पहुंचा रही। अगर मेटा पे ये प्लस आई दे रहा होता ना कि चल भाई थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो अगेन मैं इसको आगे ला सकती थी। लेकिन ये इस पोजीशन पे दे तो रहा नहीं है प्लस आर, उल्टा ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। यहां कम से कम स्टेरिक वाले में कोई खींच तो नहीं रहा था, तो खींचने वाले में मेरे को इसको सबसे पीछे रखना मजबूरी हो गई। जब हमने नाइट्रोफिनोल्स किए थे एसिडिक स्ट्रेंथ में, यही मिस्टेक हुई थी ऑर्थो मेटा पैरा में। तो अब इसको ध्यान आप दीजिए कि आप रूल नहीं बना रहे, स्टेरिक क्राउडिंग है जी, ऑर्थो वाले को सबसे पीछे रख दो ना। और इतनी चीजें कि इतने रूल ना ही बनाए तो बेटर है। स्टेरिक क्राउडिंग को कब मैं सबसे पीछे रख रही हूं, जब कोई और फैक्टर मेरे पास डिसाइडिंग बचा नहीं। यहां पर मेटा वाला क्यों आगे आया, भाई दे रहा था। यहां मेटा वाला क्यों पीछे गया, खींच रहा था। जो खींच रहा है वो तो लीस्ट बेसिक होगा, राइट। तो ये फटाफट नोट करिए, ये पूरा स्टैंडर्ड सेट कर देगा। सबसे ज्यादा टिपिकल केसेस सबसे पहले ले डाले, तो ये पूरा स्टैंडर्ड सेट कर देगा कि बेसिसिटी में आपसे गलती यही करवानी है, इसके अलावा आप गलती करोगे नहीं। अभी आपके सामने आ रहा है इसमें क्लोरो हेलोजन में एक खास बात होती है, आप नोट कर रहे हैं साथ साथ, मैं सुना रही हूं। हेलोजेंस में एक खास बात होती है, प्लस आर होते हुए भी इसमें कौन डोमिनेट करता है, माइनस आई। तो जो भी डिसाइड करेंगे इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मान के या सोच के ही डिसाइड करेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो सबसे ज्यादा बेसिक वो जिसमें क्लोरीन ना लगा हो, तो एनिलिन सबसे ज्यादा बेसिक। उसके बाद जितना दूर लगाए ना क्लोरीन उतने सुखी हो, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट वैनिशेस विद डिस्टेंस। तो उसके बाद ये पैरा वाला, फिर मेटा वाला, फिर ऑर्थो वाला। ऑर्थो वाले में दो वजहें बन गई, एक तो स्टेरिक और दूसरा भाई इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है। दोनों में इसको लोन पेयर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है अपना कुछ हद तक को, थोड़ी डेंसिटी, इसीलिए लीस्ट इज ऑर्थो क्लोरो बिकॉज ऑफ टू रीजंस। तो मेरे को यहाँ ऑर्थो इफेक्ट तो लाना भी नहीं पड़ा, ऑल्दो इट इज देयर, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, उससे पहले ही तय था डीएक्टिवेटिंग है भाई, राइट। तो फर्स्ट ट्रेंड में आपने क्या देखा, हेलोजेंस की बार बार की प्रैक्टिस की, उसमें डीएक्टिवेटिंग डोमिनेट करता है। देन कम दिस, कुछ साल पहले तक ये इतना रेपिटेटिव था जेई में कि हम थक गए थे इसको देख देख के कि इसके बिना कुछ पूछा नहीं जा रहा। 2014-15 तक अगर आप देखें तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द क्वेश्चन विच एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड, ये क्यों पूछे जा रही है हर साल, ये लीक हो रहा है पेपर, ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है। इन तीनों का बेसिसिटी ऑर्डर मैंने क्या लिखा है उसको मत देखिए, मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत है, डिस्कस करते हैं इसको। इसका लोन पेयर किसी के साथ बिजी नहीं, ये सिंपल सेकेंडरी अमीन था, सो व्हाट इट इज साइक्लिक, तो ये तो ठीक ठाक बेसिक है। इसके अंदर रेजोनेंस में लोन पेयर को जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तीन पाई बॉन्ड्स हैं और एरोमेटिसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की और अल्टरनेट, तो ये लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, वेरी लेस चांसेस। जब भी पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों की चॉइस हो, प्रेफरेबली कोई कह सकता है नहीं ये पाई बॉन्ड नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा और करेगा, यस उसकी वजह से रेजोनेंस होगा, यस आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड लोन पेयर इज लिटिल लेस इंटरेस्टेड,
उसके पास उसका ऑर्बिटल पड़ा है, वो लेबाइल नहीं है, वो एक बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड है कि इससे बेटर मेरे को कोई प्रोटॉन दे दो, मैं एक सिग्मा बॉन्ड बना लूं। पाई बॉन्ड बॉन्ड बनने के बाद भी बहुत लेबाइल है, घूमने को तैयार है। सो पाई बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड टू टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ये डायरेक्ट भी असर्शन रीजन में आती है चीज कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट रेजोनेंस और व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट रेजोनेंस। तो पाई बॉन्ड के होते हुए लोन पेयर थोड़ा रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करेगा तो क्या है, अवेलेबल हो गया। अवेलेबल हो गया मतलब क्या हुआ, इट्स अ गुड बेस, बन गया बेस। तीसरे नंबर पे मैंने पायरोल रखा है। बहुत ध्यान से पायरोल को, दोबारा आएगा जीओसी में, एरोमेटिसिटी जब हम करेंगे हाइड्रोकार्बन में। पायरोल में तो अलग ही कहानी हो गई। इसके पार्टिसिपेशन के बाद ये एरोमेटिक बन गया, और एरोमेटिक तो भाई बहुत बड़ा दर्जा है स्टेबिलिटी में, बहुत बहुत ऊंची जगह लेता है एरोमेटिसिटी। तो जिसके लोन पेयर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, तुम सोच रहे हो तुम उसको शेयर करा दोगे किसी को, डोनेट करा दोगे किसी को, फॉरगेट अबाउट इट। इट हैज टू बी लीस्ट बेसिक। जब लीस्ट बेसिक के क्राइटेरिया आएंगे ना, इनमें से कौन कौन से सबसे कमजोर बेसिस में गिने जाते हैं, पायरोल तो सबसे पहले चुनोगे तुम लोग। भाई इसका लोन पेयर तुम सोच नहीं सकते उठाने की कभी भी। तो ये क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग कि ये क्वेश्चन रेपिटेटिव आ रहा है, बेसिसिटी की स्ट्रेंथ में इन तीनों में से कोई ना कोई देखने को मिलता है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है पिरिडीन, नाम से, स्ट्रक्चर से नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग है पिरिडीन। हम सोचते हैं लोन पेयर बिजी होगा रेजोनेंस में, जबकि एक्चुअली वो वेला बैठा है, वो एनिलिन से ज्यादा अवेलेबल है मेरे पास। इसीलिए ये बेसिक स्ट्रेंथ आपको इन तीनों की पता हो, रीजन तो आप एडजस्ट तो कर ही लोगे कि किसको कहां लिखना है, वो एडजस्टमेंट आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ इंटीजर टाइप कैटेगरी क्वेश्चंस, कुछ अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर नीट एज वेल एज फॉर जेईई। राइट, ये देखिए साइड्स, इसे समझना, कर लो पहले, नोट कर लो, फिर समझते हैं। अब इंटीजर टाइप होगा तो ऐसे में 1 2 3 4 3 4 स्ट्रक्चर्स बना के दूंगी, 1 2 3 4 5 6 दूंगी। सेम क्वेश्चन मैंने आपको +1 में कराए, और जैसे इस केस में पूछा 3 बना दिए मैंने जो देखे हैं क्वेश्चन जेईई एडवांस के, मैं उसके हिसाब से बता रही हूं। 3 4 ऑप्शन जो क्रिएट किए उसमें कहा इनमें से किस ऑप्शन में फर्स्ट केस का पहला नाइट्रोजन, सेकंड केस का दूसरा नाइट्रोजन में ये बेसिक ऑर्डर मिलेगा। तो सारे ऑप्शन डील करने पड़ते हैं। उसमें पहला ऑप्शन, फर्स्ट वाला नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है कि सेकंड वाला। ये फर्स्ट और सेकंड मुझे यहां लिखना था, मैंने यहां इसलिए लिखा कि यहां पे मेरे को एरोज भी दिखाने थे। तो नाइट्रोजन पे नंबर दिया, इस पे 2 और इस पे 1, और आपसे पूछा कौन सी साइट जल्दी प्रोटोनेट होगी, पहले प्रोटोनेट होगी, तो ज्यादा बेसिक होगी। अब ज्यादा बेसिक कैसे, चेक नाउ, लुक हियर, ये लोन पेयर इधर गया, ये लोन पेयर इधर गया, रेजोनेंस यही होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ही इनिशिएट करता है। इंजन तो रेजोनेंस का वही है, पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ ही जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो इस नाइट्रोजन पे अपना लोन पेयर होने के बावजूद एक नेगेटिव चार्ज और आ गया, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो नंबर 2 इज मोर बेसिक देन नंबर 1, और यही मैंने लिखा है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई। आप इतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखे ना लिखे, आपकी मर्जी है। आपके लिए एक वर्ड बहुत होना चाहिए, भाई देख लो नेगेटिव चार्ज आ गया, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बेसिसिटी बढ़ गई। जरा सिर्फ ये देखें, इतना। अगर आपसे, अच्छा पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, अगर आपसे बेस्ट बेसिस पूछे, मैं 15 बेसिस के स्ट्रक्चर्स दे दूं आपको, पिक बेस्ट बेस इंटीजर टाइप, नंबर 9 पे है वो, नंबर 7 पे है कि नंबर 10 पे है, कहां पे, वो आपका सिरदर्द। बेस्ट बेस में गुआनिडीन है, ऑर्गेनिक बेस्ट बेस में। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आप ऑर्गेनिक में नहीं ला सकते हो। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्यों भाई, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, ऐसा क्या हो रहा है? नाइट्रोजन नंबर 1 पे नाइट्रोजन नंबर 3 से भी डेंसिटी सप्लाई हो रही है, नाइट्रोजन नंबर 2 से भी हो रही है। ठीक है, ये क्रॉस रेजोनेंस है। रेजोनेंस जब एक दूसरे को काटती है या ऑपोजिट जाती है उसको क्रॉस रेजोनेंस कहते हैं। है ये क्रॉस रेजोनेंस, लेकिन अगर आप देखेंगे पहुंचा दोनों एक ही जगह पे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन इधर से भी नेगेटिव, इधर से भी नेगेटिव, इसके दोनों तीनों हाथ भरे हैं। सो इससे ज्यादा बेसिक कोई नहीं है। तो नाइट्रोजन नंबर 1 इज highly electron dense, that's why it is one of the strongest base of organic.
मैंने ये लगाया, ये क्या है? सिंपल प्राइमरी अमीन, नो लोन पेयर इज रेडिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ये क्या है? विनाइल अमीन। और इसमें क्या गड़बड़ हो रखी है भाई? इसमें तो एक रेजोनेंस की तैयारी हुई पड़ी है, तो लोन पेयर तो चला गया रेजोनेंस में। और इसमें भी रेजोनेंस और बड़ी लंबी कॉन्जुगेशन, लंबा बिजी, तो बेसिसिटी का ऑर्डर हुआ। ये इट्स वेरी प्लेन एंड वेरी इजी एंड वेरी डायरेक्ट। सेकेंड केस पे अगर मैं आऊं, ये अभी करा के आई हूं पायरोल पेरिडीन, लेकिन वहां पर यही सेम ही केस था, शायद यही तीनों थे, तो उसी को रिपीट हो गया बार बार कि इसकी एरोमेटिसिटी आप ना भूलें। ये एरोमेटिक है भाई, इसका लोन पेयर तुम नहीं ले सकते, लोन पेयर की वजह से ही एरोमेटिक है। इसमें आधा अधूरा इन्वॉल्व है, इसमें पूरा इन्वॉल्व है। सबसे पुअर बेस होगा 1 और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा 2, क्योंकि लोन पेयर इसका रेजोनेंस में इंटरेस्टेड नहीं था, तो ये रिपीट था आपके लिए। इसके बाद नंबर 3, अगेन इंफॉर्मेशन विच यू ऑलरेडी नो, बट एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अमाइड्स जनरली सबसे पीछे रख देना बेसिस में, गुआनिडीन भी कुछ उसी कैटेगरी में था, बट ठीक है, नॉट एग्जैक्टली अमाइड, आजू बाजू था। अमाइड्स जनरली वेरी पुअर बेसिस में आते हैं। क्यों? लोन पेयर तुमने छोड़ा कहाँ है? इसके पास तुमने लोन पेयर 1 मिनट को भी नहीं छोड़ा। अभी तो मैं यहां पर आर कुछ लाई नहीं हूं कि मैं रिंग ले आती, मैं डबल बॉन्ड ले आती, नहीं। अमाइड फंक्शनल ग्रुप में ही गड़बड़ है, वो तो फंक्शनल ग्रुप ही लोन पेयर अपने में इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो तुम आर तो क्या ही लाओगे जो बताए उसने खींच लिया लोन पेयर को। फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही अंदर यहाँ तो फाइट चल रही है लोन पेयर को लेके। अब ये दोनों मैं आर भी ले आती हूँ। चलिए आप देखिए आर क्या लाई, मैं बेसिकली अमाइड्स लाई हूँ। ये है सिंपल अमाइड अगर मैं देखूं, और ये क्या है? एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अगर एन पे तुमने कुछ लगा भी दिया, अब ये एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का मतलब क्या है भाई? पहले तो इसका लोन पेयर इधर था ही था, बीइंग एन अमाइड, ये तो पुअर बेस है। दूसरा तुमने जैसे कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, एक तो वो पहले ही लोन पेयर उसका अवेलेबल नहीं है, दूसरा तुमने इधर एक ऐसा रिंग दे दिया जो कि फिर डिमांड कर रहा है लोन पेयर की। लोन पेयर प्रोटोनेशन के लिए तो छोड़ा ही नहीं, किसी एसिड के लिए तो छोड़ा ही नहीं, इट इज एक्सट्रीमली पुअर बेस। तो ये क्या था? पुअर बेस। ये क्या था? वेरी पुअर बेस। तो अमाइड्स आर जनरली पुअर बेसिस। अब अगर तुम लोगों को एक टर्शरी अमीन दे दूं, एक मैं एनिलिन दे दूं और एक मैं अमाइड दे दूं, आंख बंद करके अमाइड को पीछे रखना। और अगर उसमें भी मैंने पायरोल दे दिया, पायरोल तो सबसे पीछे आएगा एरोमेटिसिटी वाले का, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्रिस क्रॉस कॉम्बिनेशन आपको डीपीपी या टेस्ट में मिलेंगे जो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस बना देंगे। आंसर देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा दिमाग चले आपका। समर स्ट्रॉन्गेस्ट चूज करो, अक्षिता वीकेस्ट चूज करो। वीकेस्ट तो अमाइड आ गया, बिल्कुल सही। तो वीकेस्ट तो लपक लो कि अमाइड होगा, और समर स्ट्रॉन्गेस्ट इथाइल अमीन। तो जो जनता कह रही है 1, उसके बाद 2, ये रिपीट ही है एक तरह से, बस अमाइड डाल दिया मैंने आई थिंक। ये तो पहला केस मैंने यही ले रखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी थोड़ी देर पहले लिया था जब मैंने इसको अलाइल बोला। अब सिर्फ ये अलाइल बोल रही हूँ, विनाइल बोला। आदत क्या डालनी थी? अमाइड पकड़ना शुरू करिए। वीकेस्ट बेस तो अमाइड है, बाकी रिपीट है, इसीलिए बहुत ध्यान से। यस, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन विच इज मोर बेसिक। समीर, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? क्यों? बस मेरे को इफेक्ट का नाम चाहिए। मैं जीओसी करा रही हूँ इस वक्त, मैं अमीन्स नहीं करा रही, इफेक्ट का नाम चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट। ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर देखो तो -I इफेक्ट है, यहां कुछ भी नहीं है, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ हुई ये। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 6th 7th तो खैर आप कर लेंगे, पूरी ऑर्गेनिक को ला दिया। 6th इज वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है बच्चों के हिसाब से, जो बच्चों की सोच होती है उससे बिल्कुल उल्टा जाता है। अमोनिया बेसिक है। जब 2-2 नाइट्रोजन थे, 2-2 लोन पेयर थे, ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, बट यहां नंबर नहीं रोल प्ले करता। रोल क्या प्ले करता है? अवेलेबिलिटी। नंबर चाहे 5 लोन पेयर है, अगर अवेलेबल ही नहीं है तो तुम लोन पेयर नहीं गिनोगे बेसिसिटी में। इसके पास लोन पेयर है
इसको बेसिक होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ कौन जुड़ा है? माइनस आई इफेक्ट वाला एक ग्रुप NH2 वो खींच रहा है, इसीलिए इन दोनों में ये कम बेसिक होगा। ये मत सोचना यहां 2 लोन पेयर यहां 1 लोन पेयर तो ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, नहीं। तीसरा, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, वो ज्यादा खींचेगा तो इसको लीस्ट बेसिक बनाएगा, कोई और वजह नहीं है इसकी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा, हाँ जी, हाँ, कहां से आ रहा है? कौन सी रेजोनेंस है? किधर से आ रहा है बेटा? हाँ, मैं सेकंड वाले पे ही कह रही हूं। अच्छा भाई, किसी एक को रेफरेंस मान के चलोगे मेरे को इसको डोनेशन कराना है? किसी, भाई प्रोटोन आएगा, तुम कुछ एक उसके आगे सर्व करोगे, किसी एक को देख के प्रोटोन आएगा तो उस एक पे ही तो बात करूंगी ना मैं, इसलिए नंबर पे मत जाना, गड़बड़ होएगी। अगर इसको लेने प्रोटोन आ रहा है, इस लोन पेयर को, तो इस लोन पेयर के लिए एक दावेदार और बैठा है, थोड़ा सा खिसका के बैठा है, सेम इज फॉर दिस, उसके लिए बैठा है, और उधर भी, ठीक है। इस पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स पे कभी बेसिसिटी डिसाइड नहीं करेंगे। एक ग्रुप में 5 लोन पेयर थे, नहीं, वो एक नाइट्रोजन के लोन पेयर पे कितनी अवेलेबिलिटी थी उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। और उसके नीचे, खैर ये बड़ा जनरल सा है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ पूछें आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बेस, ये तो एसिड्स थे, सॉरी अल्कोहल तो एसिड्स थे, ईथर, दिस एंड लास्ट में ये। अब क्यों मैंने बेसिसिटी में ये किया है, सोचना आपका काम होगा। भाई ये तो ये प्रोटोन एक्सेप्टर तो बन जाता है, लेकिन पहले तो प्रोटोन डोनर है, एम्फोटेरिक है, इसको आप एसिड बेस कहीं भी रख लो, ये तो दोनों बिहेवियर शो करता है। बट बाकियों में आपके सामने आपको पता लग जाएगा कि क्या अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने लोन पेयर को उतना अपने पास चिपका के रखता है, नहीं देता। और ये रेजोनेंस में भी पढ़ा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेडिली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ऑक्सीजन का लोन पेयर, वेट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव। सो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा थी कि लोन पेयर इसके पास कहने को 2 थे, फिर भी कम बेसिक है बच्चों, तो नंबर ऑफ लोन पेयर पे नहीं जाना, तो ये भी उल्टा होगा और ये भी उल्टा होगा, और ये हम आसान में मान रहे हैं क्योंकि बच्चे इसको वैसे ही पकड़ लेते हैं, भी अल्कोहल्स तो एसिड्स होते हैं, ये एम्फोटेरिक होता है, ये वैसे ही बेस है। लेकिन इसका लॉजिकल रीजन क्या है? लोन पेयर का अवेलेबल ना होना, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? एक आधा थोड़ा टफ क्वेश्चन ले जो आपसे गलत हो, अब तक तो सही हो रहे थे, मोरल बूस्ट हो रहा था। 7, अब ये एकदम से देखते ही समझ नहीं आता क्या करना है। चेक, आपका अंदाजा, और ये मान के चलिएगा गलत होगा, बट स्टिल चेक। एरोमेटिक तो सबसे पीछे पटक दोगे, मेरे को बताना भी मत, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो दिस, आई एम इंटरेस्टेड टू नो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ तो सबसे पीछे आ जाएगा। अब मैं सारी बेसिसिटी मिक्स कर रही हूं, जो लास्ट क्लास में पढ़ी और आज पढ़ी, सब मिक्स कर रही हूं, तभी कहा थोड़े टफ करते हैं। अब पूछे तब यही जाएंगे। इन तीनों में कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खास काम नहीं आ रहा, कहने को है भाई, मतलब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट एक है, यहाँ तो एक ही ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ 2 लगे हुए हैं, यहाँ 3। कैन आई से दिस इज टर्शरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन, दिस इज प्राइमरी अमीन, और कोई फर्क नजर नहीं आ रहा मुझको। और जब मिथाइल के अलावा कोई भी ग्रुप होता है उसमें बेसिसिटी का ऑर्डर, जब कोई मीडियम नहीं दे रखा ना बच्चों, मतलब एक्वस है। गैशियस स्पेशली बताते हैं, जब कोई मीडियम नहीं दे रखा तब आप एक्वस लेके चलोगे, यूनिवर्सल मीडियम। गैशियस अगले बताएंगे तो, नहीं तो चुपचाप गैशियस भूल जाना कि गैशियस में तो क्या है, टर्शरी ज्यादा बेसिक, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। नो, अगर मीडियम नहीं दिया तो क्या मानोगे? एक्वस, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्टिव में मीडियम दिया जाता है, तो एक्वस मीडियम के अंदर क्या था? 231। मिथाइल के लिए क्या था? 213, एंड इथाइल ऑनवर्ड सभी के लिए क्या था? 231। तो अब मेरे पास सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद टर्शरी, उसके बाद प्राइमरी। तो लगवाइए ट्रेंड मेरे साथ। सेकेंडरी कौन से वाला है इसके अंदर? सेकेंड,
then tertiary, third, then first, then fourth. Check. Clear? Now, अब तो मैं बोल के दे रही हूं, अगेन इंटीजर टाइप कैटेगरी क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस में माने जाते हैं, ये लास्ट में आता है एकदम कि ये कर लो तो फिर तुमने पिछला सारा कर लिया, ये मैं पहले ले भी नहीं सकती थी. 1 3 2 अगेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कोई रेजोनेंस नहीं दिया मैंने, कोई इंडक्टिव नहीं, कोई ऑक्सीजन क्लोरीन कुछ नहीं अलग डाला. सिर्फ एक चीज क्या बच्चा उस वक्त सोच पाता है, भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का फर्क है, दिखने में स्ट्रक्चर भयानक है, यस, तो इसमें अगेन यही आएगा. अब एक और ट्रिक क्या कर रखी है, प्राइमरी जो इसके अंदर ये है सेकेंडरी वाला, इसको नंबर 1 दे रखा है, प्राइमरी वाले को नंबर 3 दे रखा है, तो आधा तो बच्चा उसी में कंफ्यूज हो जाएगा. 2 3 1 तो 2 तो ये मान लिया, 3 ये मान लिया, 1 ये मान लिया, नहीं, अगले 2 3 1 प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को नहीं अलॉट कर रहे. तो ये आपके साथ खेला जाता है, जो तो है सेकेंडरी उसको तो 1 दे दिया और जो है प्राइमरी उसको 3 दे दिया कि तुम्हें डबल चेक मारना पड़े. तो इसमें मेरे को सेकेंडरी आइडेंटिफाई करके दे मेरे बच्चे अगर, तो ये है. तो सबसे आगे ये, फिर टर्शरी कौन सा है, फिर आपके पास प्राइमरी कौन सा है. दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. स्ट्रक्चर दिखने में कितना भी खराब है, लॉजिक सिंपल लग रहा है, वो 231 वाला जो लॉजिक लगवाया हो जाएगा सबसे. एक आधा और दूं इसी पे, लास्ट स्लाइड है आई थिंक, हाँ, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स पे आ गए. करना नहीं चाहिए था बट मैं खड़ी खड़ी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं कर गई हूं. अब पता नहीं सही कर गई हूं कि गलत, चेक करो इसको. नंबर 4 मैंने सबसे आगे क्यों रखा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की वजह से नहीं, जहां कोई इफेक्ट आ गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फिर नहीं मैं वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला 231 लगा रही. इसमें क्या है, वही जो गुआनिडीन जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस में भी था, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना, तो वो कौन सा था सबसे ऊपर, नंबर 4. उसके बाद लगा दो वही कुछ कुछ वैसा, देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ 231 जाएगा. अब सेकेंडरी वाला ढूंढो कौन सा है, सेकेंडरी वाला, अच्छा मैंने H नहीं लिखा है, मैंने फिर 1 क्यों आगे लिखा है, गलत लिख दिया ना मैंने वही कर दिया होगा, कुछ कराओ सही. पूरा सोचो, क्या कोई और इफेक्ट तो नहीं लग रहा. इसके बाद तो सेकेंडरी आएगा ना बच्चों, तो सेकेंडरी कौन सा है, नंबर 3. फिर कौन सा आएगा उसके बाद, दिस. इस तरह से आपको लगाने हैं बेसिसिटी के ऑर्डर्स. ये मुझे बताना पड़ेगा, ये काफी वैसे बता चुकी हूं लेकिन आपसे पूछ नहीं रही, आपको ट्राई करने को नहीं कह रही. इसमें 3 2 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन से, 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सेम इज देयर. लेकिन अगर आप देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो कामयाब है, इसमें तो तीनों ही कामयाब है. लेकिन मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की गिनती लेकर आऊं उससे पहले मेरे को यहां क्या लाना चाहिए, ऑर्थो इफेक्ट. एक साइड क्राउडिंग नहीं हो रही है, दूसरी साइड भी क्राउडिंग हो रही है, तो तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग गया साइड में, सीधा आपने ऑर्थो इफेक्ट की एपिटोम दे दिया दोनों साइड पे डाल के. तो इसका लीस्ट बेसिक होना किसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से नहीं है, सिर्फ एक इफेक्ट की वजह से है. इन दोनों में लीस्ट बेसिक होना बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट. यहां बेसिसिटी पूरी तरह मैंने कंप्लीट करी. इनके रिएक्शन ऑफ अमीन्स, पहला रिएक्शन हेडिंग लिख लीजिए डन में, और बताइए क्या ये सच में डन है या मैंने अपने शौक में लिख लिया है. जब हम हॉफमैन या वो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन पढ़ रहे थे उसमें आपको पता है प्राइमरी अमीन बना था, और प्राइमरी अमीन से फिर क्या बना था, सेकेंडरी अमीन. तो हो गया ना प्राइमरी अमीन का रिएक्शन, कि अगर आप किसी प्राइमरी अमीन को RNH2 प्राइमरी अमीन को अगर R-Cl एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराओगे
तो पहले तो R डैश NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पहले तो बनेगा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, और उस क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट को आप हीट करोगे, उसमें से HX बाहर निकलेगा और R डैश NH सेकेंडरी अमीन बनेगा. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. प्राइमरी अमीन का ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा कि किसी को याद ना आए कि हम कब कर चुके हैं. लास्ट क्लास आई थिंक, जब हम प्रेपरेशंस देख रहे थे. अब इसके दो नाम थे बच्चों. एक नाम क्या था? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, और दूसरा नाम क्या था? हॉफमैन अमोनोलिसिस. और उस दिन मैंने कहा था इस चैप्टर में हॉफमैन यहीं से आया है. पूरी ऑर्गेनिक में आप हॉफमैन जहां जहां पढ़ रहे हैं मैक्सिमम इसकी वजह से पढ़ रहे हैं. जब से आपका चैप्टर हाइड्रोकार्बन शुरू हुआ, आपने एलिमिनेशन किया एल्कोहलिक KOH देके. एल्कोहलिक KOH की वजह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, और आप हमेशा कहते हैं सेडजेफ विल बी मेजर, और जो माइनर बनता है वो है हॉफमैन. सेडजेफ मेजर. सेडजेफ कौन सा होता था? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को क्या बोलते थे? हॉफमैन. वो हॉफमैन नाम यहां से आया. अब उसको पकड़ेंगे. एक्सक्लूसिवली जेई नीट का हिस्सा है ये. स्कूल या बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स में सोचना भी मत. यानी अब मैं यहां से शुरू करती हूं. क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बहुत बना लिया मैंने. अब क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट 2-3 बार बन चुका है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही कैसे बना, ऊपर बता के आएंगे. तो कैन वी ऑल जज दैट दिस इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. अब क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट को तो मॉइस्ट Ag2O दोगे. एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ के आई. मॉइस्ट Ag2O का मतलब है OH, एक्वस. OH सप्लाई हो रहा है. तो OH सप्लाई हो रहा है, वो क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा. तो मेरे पास कुछ ऐसा बना. अब इसको हीट करते ही इसमें से क्या होगा दिख ही रहा है. क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट से जैसे हमने HX एलिमिनेट किया एल्कोहलिक KOH देके, अब हम इससे हीट करके वाटर या कुछ देखते हैं क्या एलिमिनेट हो रहा है. लेट्स सी. सोचेंगे क्या हो रहा है. एक तो पक्का OH निकल रहा है, और एक इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है. भाई इसको अपने पॉजिटिव चार्ज से छुट्टी चाहिए, तो एक एल्काइल ग्रुप भी साथ में निकलेगा. सो चेक क्या हो रहा है एलिमिनेशन में. दिस एलिमिनेशन होने का मतलब क्या है? वैलेंसीज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एलिमिनेशन होने का मतलब है कुछ निकलेगा तो पाई बॉन्ड लाना पड़ेगा. यही मतलब है ना एलिमिनेशन का. आप वाटर का एलिमिनेशन कर रहे थे तो एल्कीन बन रहा था. एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन कर रहे थे तो भी एल्कीन बन रहा था. आपको पाई बॉन्ड लाना पड़ेगा. तो पाई बॉन्ड किधर लाऊं? स्कोप ही इधर है. यानी क्या हुआ होगा? ये बॉन्ड पूरा टूटा, इसने अपना बॉन्ड दिया इसको. तुम अपने पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करो और बाहर दफा हो. टर्शरी अमीन बाहर निकल गया. चेक. अब इधर क्या बचा? CH3CH2 नेगेटिव के पॉजिटिव. इसने पूरा बॉन्ड दिया है. CH3CH2 पॉजिटिव. दूसरे कार्बन को कहेगा तुम भी कुछ निकालो. लेट्स सेक्रीफाइस वन मोर वैलेंसी जिससे कि पाई बॉन्ड बने. तो इसने अपना प्रोटॉन निकाल दिया. डीप्रोटोनेशन. डीप्रोटोनेशन के बाद बनाइए यहां से जो प्रोटॉन निकला और ये जो OH घूम रहा था, इन्होंने क्या बना लिया? वाटर. ये हॉफमैन एलिमिनेशन होता है एक्चुअली, जो अब तक शब्द ना रिएक्शन कुछ नहीं आया था. क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट पे ही हम बता सकते हैं. तो पहले बताती तो गड़बड़ होती. क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट का अगर मैं हाइड्रोक्साइड बना दूं, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसको मैंने अगर हीट किया, उसके एलिमिनेशन में एक एल्कीन बनता है. प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन में भी घुस सकती है बात एनी टाइम. यस, एल्कीन बनता है. लेकिन अब अगर एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी आएगी तब ना मैं मेजर माइनर की बात करूंगी. पता नहीं अभी मैंने सेडजेफ हॉफमैन पढ़ाया और अचानक से क्या पढ़ा दिया. अचानक से जो बताया, पहले हॉफमैन एलिमिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं, वो समझ आए सबको कि हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है. इसकी क्वेश्चन मिलेंगे आपको DPPs में. ठीक है जी. ये एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन एल्काइलेशन के बाद मैंने हीट किया तो उससे एलिमिनेशन हुआ. एलिमिनेशन से बन गया एल्कीन. नया क्या है? हर जगह एलिमिनेशन से एल्कीन बन रहा है. नया आप बात करते हैं. अब के जब एल्कीन बनना है तो इन तीन को तो तुम देख ही नहीं सकते. एक कार्बन का तो एल्कीन होता ही नहीं है. तो ये हिस्सा तो एज इट इज फिर दफा होने वाला है. और यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, ये रहा, ये इसको लेके गया, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज. पड़ोसियों को बोलेगा निकालो अपना प्रोटॉन. बीटा एलिमिनेशन. यही था बीटा एलिमिनेशन.
कौन से पड़ोसी को बोलेगा। अगर यही काम तुम नॉर्मल एलिमिनेशन में कर रहे होते जो हम पढ़ के आए हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से H निकालते, मतलब वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनने वाली साइड से H निकालते। यहां उल्टा है। हॉफमैन वाले इस एलिमिनेशन में 2 बीटा हैं, और अब आप देखिए किधर से प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन होगा वो देखिए। ये साइट सिलेक्ट होगी फॉर डीप्रोटोनेशन, यहां से डीप्रोटोनेट होगा, और यहां से डीप्रोटोनेट होगा तो इनको डबल बॉन्ड किधर लाना पड़ेगा, इधर। व्हाट आई गेट दिस। जबकि मैं ब्यूट 1इन के बजाय ब्यूट 2इन प्रोड्यूस कर सकती थी, इस रिएक्शन में ब्यूट 2इन बनेगा ही नहीं। तो यहां से पता चला कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट किसी केस में मेजर बन रहा है, और वो केस कौन सा था, हॉफमैन एलिमिनेशन। तब से लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स का नाम क्या पड़ गया, हॉफमैन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें बनता ही लीस्ट वाला है, ये रूल है, इसमें निकलेगा ही लीस्ट वाला। तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड जिस रिएक्शन में मेजर बना हॉफमैन, वहीं से नाम पड़ गया लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को आप लोग आज के बाद हॉफमैन बोलिए। अब इसको नोट करिए, और अब मैंने दोनों साइड वो दे दी पॉसिबल। देखिए हर जगह मैं कुछ बदलाव कर रही हूं। अब मैंने पहले तो मैं क्या कर रही थी, ये 3 जगहों पर तो थे ही एक एक कार्बन, तुम यहां से एल्कीन बना ही नहीं सकते थे, तो कंफ्यूजन कम था, पार्ट इजी था। अगर अब मैंने तुमको ऐसा कुछ दिया, 2 एल्कीन बन सकते हैं, एक इथ 1इन, अब 1इन क्या बोलूं इथ के लिए, बट ठीक है, और एक प्रॉप 1इन। कौन सा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, ऑफ कोर्स इथ। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड के साथ एक और वर्ड डाल लो, सबसे छोटा एल्कीन, क्योंकि यहां तो थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। ऑल्दो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड इज मोस्ट सक्सेसफुल। अगर तुम यहां भी डबल बॉन्ड डालते तो डबल बॉन्ड वाले पे हाइड्रोजन 4 थे, यहां डबल बॉन्ड डालते तो इसमें एक H कम होता, 3 होते, और इसमें कितने होते, 4। तो ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड था। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड का मतलब अगर नहीं पता तो यहां हम कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे। तो एनीवेज 2 कौन से एल्कीन पॉसिबल हो सकते थे, मैं वो बना रही हूं, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। एक ये और एक ये। दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एक H की जगह CH3 लगा हुआ है, लेकिन इथीन इज नॉट एट ऑल सब्स्टिट्यूटेड। तो लीस्ट या सबसे छोटा एल्कीन ही इसमें मेजर बनेगा। तो हॉफमैन प्रोडक्ट शब्द इधर से आया था। तो एक और केस दे दिए जहां पे 2 एल्कीन बन रहे हैं, उसमें सबसे छोटे को टिकाओ। चलिए एक और देखिए इसके नीचे। इसके बाद जो ट्रिक्स होंगी वो डीपीपीज में मिलेंगी। इसको देखिए, नोट करिए, खत्म करिए एलिमिनेशन। बताइए मैंने कोई गलती की हो तो। और बढ़िया होता अगर मैं यहां भी CH3 लगा देती, ज्यादा अच्छा था। एटलीस्ट 2 अलग अलग बीटा तो होते। मैंने लीस्ट वाले को टारगेट किया है। कोई और डीपीपी के बिना रह गया हो, सबके पास पहुंच गई। आज परीक्षित नहीं है क्लास में, ऑनलाइन है। फिर परीक्षित वाई मैम पेपर था सुबह एग्जाम। पेपरों का त्योहार जो मना दिया है ना। चलो आ गया बच्चों। तो अब इसमें मैंने क्या किया, 2 बीटा थे, साथ में साइक्लिक भी दे दिया कि आपको थोड़ी दिक्कत हो। आई होप हॉफमैन प्रोडक्ट सब पहचान लेंगे और इसमें सही बना देंगे। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट। अब वापस, अब जो भी रिएक्शन में आप देखिए, इस रिएक्शन में मैंने एनसीईआरटी बेसिक में तो एक ही शब्द लिखा, वी हैव ऑलरेडी डन, और उसका उठा लिया जेई नीट का पार्ट। सेम अब आगे भी यही होता रहेगा। पहले इसका बेसिक पार्ट लेंगे, उसके बाद जेई नीट पार्ट लेंगे। कोई एक्स्ट्रा एज नाम की अलग क्लास नहीं है। एसाइलेशन इसे पहले सुनेंगे, बहुत छोटा सा, बहुत इजी है, फिर एक गो में आप नोट करेंगे, ठीक है, रट जाएगा इससे। एसाइलेशन फिर से बात करूंगी। आर ग्रुप का कहीं पर
लगना कहलाता है एल्काइलेशन, RCO ग्रुप का कहीं पर लगना कहलाता है एसाइलेशन, इसको कहते हैं एसाइल। और अगर ये R बाई चांस CH3 हुआ तो इसको कहते हैं एसिटाइल। 2 कार्बन के ग्रुप को एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड। वैसे ही ये क्या हुआ, एसिटाइल। और अगर इस R की जगह AR हो गया तो उसको बोलते हैं बेंजोइल। और बेंजो मतलब शायद हम जानते हैं अब, तो ये क्या हो गया, बेंजोइल। यानी मैं अगर NCERT बैक एक्सरसाइज देखूं तो एक क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एसाइलेशन। अब ये आ गया तुम्हारे पास बोर्ड में, एसाइलेशन ऑफ व्हाट, अमीन्स, एल्कोहल्स, व्हाट, एल्कोहल के एसाइलेशन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, तो अगले एस्टरिफिकेशन देंगे। एसाइलेशन टर्म इज एप्लीकेबल इन दिस चैप्टर, कि आप सोचो अल्कोहल का एसाइलेशन कराई मैं तो, और उसमें एस्प्रिन वाला एग्जांपल भी टिका है, 0 है, वो भी एसाइलेशन, इट हैज अ बेटर नेम, एस्टरिफिकेशन। एसाइलेशन एक्चुअली पहला शब्द इसके लिए चूज करना, कोई कुछ कह रखा हो किसी ने कि नहीं एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल, देन इट इज समथिंग एल्स, बट इफ इट इज ओनली एसाइलेशन, प्लीज कम टू दिस चैप्टर। तो एसाइलेशन, इन तीनों के एडिशन को कलेक्टिवली एसाइलेशन बोल देते हैं। तो अब इजी पार्ट पकड़े, मैंने क्या दिया, प्राइमरी अमीन, एसिड का हेलाइड, एसिड क्लोराइड दिया, उससे क्या होगा, H और Cl निकला बाहर, एसाइल ग्रुप जाके जुड़ गया किस पे, वो जो H निकला था बाहर उसके साथ देखिए क्या आके जुड़ गया, RCO। तो ये क्या हुआ, एसाइलेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी देती तो भी, लेकिन तब थोड़ा सा फर्क था। क्या फर्क था, सेकेंडरी में आपके N पर यहां 1 R था, यहां 2 R है, NN डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बना। वहां पर N पर एक ही सब्स्टिट्यूटेड था, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये NCERT के शब्द हैं, प्रॉपर याद होने चाहिए आपको। यहां पर 2 R लगे थे तो NN डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इसी तरह से अगर आप एरोमेटिक पे भी ट्राई कर लेते हैं जी, कोई फर्क नहीं, सब कुछ सेम। एरोमेटिक, सॉरी ये एलिफेटिक पे इधर से पता नहीं क्यों दोबारा ट्राई किया है मैंने, ऐसे ही जस्ट एग्जांपल देने के लिए। अच्छा, R की जगह CH3, मुझे एरोमेटिक चाहिए था, ये रहा। दिस इज C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, एरोमेटिक हेलाइड, एसिड हेलाइड। उसको किससे दिया मैंने, सेकेंडरी अमीन से। क्या होगा, ये H, ये Cl, उठा के लगा दो यहां पर, आ गया। इसको मैं बेंजोइलेशन कह सकती हूं, क्योंकि बेंजोइल ग्रुप जा रहा है सेकेंडरी अमीन पे, इसको मैं बेंजोइलेशन कह सकती हूं। बेंजोइलेशन ऑफ अमीन्स इन प्रेजेंस ऑफ NaOH अगर हम करते हैं तो उसको शॉर्टन बाउमन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। NCERT में सिर्फ ये रेड कलर का नाम नहीं है, बाकी सारा कुछ है। नाउ नोट डाउन। और क्या सब लोग पहले सुन सकते हैं एक बार, लैब टेस्ट इकलौता आया मेरे पास अभी तक, अमीन्स खत्म होने पे है आज, डायज़ोनियम सॉल्ट नहीं, चैप्टर नहीं, लेकिन अमीन्स खत्म होने पे है आज। पहला लैब टेस्ट यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें मैं अलग नहीं लूंगी, 2 ही टेस्ट हैं, इसीलिए उनको साथ ही चला दिया, जो कि NCERT में भी है। अगर आप कोई भी प्राइमरी अमीन, और इस पे पक्का मैं आपसे गलती कराने वाली हूँ, मैं टेस्ट पढ़ रही थी कि इस पे ही आप गलती करने वाले हैं, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं जिस पे बहुत ज्यादा पूछा जा सके। प्राइमरी अमीन को अगर आप क्लोरोफॉर्म और KOH देते हो, ओनली प्राइमरी अमीन, उससे एक बहुत ही ऑफेंसिव स्मेलिंग गैस बनती है, कंपाउंड बनता है, दैट इज आइसोसाइनाइड्स। जो भी आइसोसाइनाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन R टेकन, एनी प्राइमरी अमीन will give isocyanide or carbyl amine offensive smelling compound. That is why this is famous test to check presence of primary amine. प्राइमरी अमीन को चेक करने का एक ये सबसे बढ़िया तरीका, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट भी कहते हैं। इमीडिएट पता चलता है बिकॉज इट इज वेरी ऑफेंसिव। तो मेरी क्लास मेरे को बताए इनमें से कौन कौन ये टेस्ट दे सकता है। ओनली प्राइमरी अमीन, सारे। बस दिक्कत क्या है, जो पहले लेक्चर से बता के चल रही हूं, इस पे थोड़ा सा हम ललचाते हैं, टर्शरी है। दिक्कत सिर्फ यही होनी है अमीन्स में कि आप टर्शरी ब्रांचिंग को देख के टर्शरी कहोगे, जबकि टर्शरी किसको देख के कहना चाहिए, N के साथ लगे हुए H को। सारे देंगे बिकॉज ऑल आर प्राइमरी। NH2 है मतलब कार्बाइलमीन टेस्ट है, NH या N है मतलब कार्बाइलमीन टेस्ट नहीं है। क्लियर, करिए नोट, बस इतना ही है ये।
नोट करिए। सीआरटी की बात करें तो अमीन्स के, एलिफेटिक अमीन्स के दो रिएक्शन रह गए, नंबर 4 एंड नंबर 5। मैं उन्हीं पे शिफ्ट हो रही हूं। अब नंबर 4 ये हम कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा कराऊंगी। कहां कर चुके हैं, भूल चुके हो। रिएक्शन विद HNO2, राइट। अब रिएक्शन विद HNO2 आपके पास बहुत जगह आया है, बट स्टिल अब देखते हैं इसको। अगर आपने प्राइमरी अमीन, किसी भी प्राइमरी अमीन को HNO2 दिया, HNO2 को मैं HONO लिखूं, चलेगा? राइट इससे बनता है अल्कोहल। ये अल्कोहल की प्रेपरेशन में आया था, और तब मैंने कहा था बस बता रही हूं एक लाइन, इसका डिटेल हम अमीन्स में लेंगे। तो कैसे इसको याद रखा जाए, RNH2। मैंने ऐसे तोड़ के लिखने की कोशिश की। सौरेश और आनंद थोड़ी कम बात करो बेटा, बिल्कुल मेरी विजन में बैठे हो तो मुझे दिक्कत आती है कि मैं क्या करूं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करा रही हूं बच्चों में। इस रिएक्शन में HNO2 को मैंने HONO लिखा। ऑक्सा एसिड को वैसे भी हम ऐसे ही लिखना पसंद करते हैं। तो अब देखिएगा मैं आगे क्या लिख रही हूं, RNH2 के साथ HONO। चेक, HONO जोड़ के बनाइए क्या बना। एक तो N2 नाम का गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, एक H2O वाटर बाहर निकल गया, एक ROH एल्कोहल बन गया। और इस रिएक्शन को कराने का टेम्परेचर लगभग आइस कोल्ड वाटर 0 डिग्री या ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री तक। 0 से 4 डिग्री के बीच अगर आप ये रिएक्शन कराओगे, आपको अल्कोहल शर्तिया मिलेगा। प्राइमरी अमीन से प्राइमरी अल्कोहल। ये अल्कोहल की प्रेपरेशन में जस्ट बोल दिया था, लिखवा दिया था, और कहा था इसका डिटेल बहुत आना है, प्रॉपर नाम से आना है, तब बात करेंगे। लेकिन क्या यही सब कुछ सेम फिनोल बनाने के लिए यूज हो सकता है? नहीं। फिनोल की प्रेपरेशन अलग पढ़ी थी हमने, जिसमें एक क्यूमीन वाली थी, एक जिंक, सॉरी माय बैड, एक क्यूमीन वाली पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी एनिलिन से। ये नहीं, एनिलिन से फिनोल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता वो पकड़िएगा थोड़ा ध्यान से। 1 मिनट रोक देना, नोट करना बच्चों। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर तो है ही नहीं, मैं कहूंगी वहां डिटेल में करेंगे, इसको सुन लो। अगर सेम काम आपने इसके साथ किया, HNO2 नाइट्रस एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको बना के रखना पॉसिबल नहीं है। इमीडिएट बनाऊं भी मैं तो मुझे ये नहीं पता, मैंने बना लिया, शायद मैं 15 मिनट बाद यूज करूं तो उसकी कितनी प्योरिटी रह जाएगी। इसीलिए इसको विद इन द रिएक्शन मिक्सचर बनाया जाता है, जिसको कहते हैं इन सीटू। राइट, विद इन द रिएक्शन बनाने को इन सीटू बोला जाता है। मैंने NaNO2 और HCl लिया, NaNO2 और HCl लेके बना HNO2, एंड आई मेड श्योर मैंने 0 डिग्री टेम्परेचर रखा, 4 डिग्री नहीं, वार्म नहीं किया मैंने 0 डिग्री आइस कोल्ड रखा। मैं एक्सपेक्ट यहां भी वही कर रही थी, ये N ये इधर और इधर OH आ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। इसमें इंटरमीडिएट बना बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। यहां आके आपका ये N उल्टा इस N के साथ जुड़ के बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट अगली क्लास इसी फंक्शनल ग्रुप पे है। तो इसको लेके कोई शक है तो नेक्स्ट क्लास में जाएगा। अगला फंक्शनल ग्रुप इसमें वही है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। क्यों बोला है मैंने? कैटायन एनायन अगर आगे बच्चों तो वो सॉल्ट है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और उधर Cl नेगेटिव, मतलब ये क्या है? ये आपके लिए सॉल्ट तो है। तो N2 लिखने के बजाय, टू शो यू वेरी क्लियरली, आई थिंक आई शुड डू दिस। इससे बना बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट 0 डिग्री पे टिका, और अगर मैंने ऊपर वाले रिएक्शन की नकल में 4 डिग्री ले गई, हल्का सा वार्म कर दिया 0 डिग्री वाले को, 4 डिग्री ले जाते ही तब क्या हुआ? मतलब 0 डिग्री पे कुछ और बना है, बट 4 डिग्री पे लेके गई, यस, तब मेरे पास फिनोल बना। पॉइंट यहां ये है, फर्स्ट वाले रिएक्शन में मैंने डायजोनियम की बात ही नहीं करी, होता ही नहीं है। अगर मैं एलिफेटिक प्राइमरी अमीन लूंगी, बनेगा अल्कोहल, बट 0 डिग्री 4 डिग्री कुछ ही ले लो। लेकिन अगर आपने इसको 0 डिग्री पे लिया तो फिनोल नहीं बना, इसको 0 डिग्री पे लिया, पहले बना बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, उसके बाद वार्म किया तो उससे जाके बना फिनोल। तो कहने को इससे अल्कोहल फिनोल दोनों बन रहे हैं, बट आप इसको प्लेनली कह नहीं सकते। प्राइमरी अमीन को आप रिएक्ट करा दो नाइट्रस एसिड से तो अल्कोहल्स बनेंगे,
एलिफेटिक एल्कोहल्स बनेंगे एट एनी टेम्परेचर, लेकिन अगर फिनोल बनाना है तो यू मेक श्योर टेम्परेचर शुड बी आइस कोल्ड। दूसरी वो जगह है जहां मैं टेम्परेचर के लिए बहुत स्ट्रांगली कहूंगी, याद रखिएगा। एक हमने ईथर और उसमें किया था 413 और 433 केल्विन, 443 केल्विन, और एक यहां 0 डिग्री से जरा आपने बढ़ाया तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जाके फिनोल बनाएगा। यहां तो कुछ नहीं है, आप 0 डिग्री दो, आप 4 डिग्री दो, जितना भी दो, आपको एल्कोहल मिलेगा ही मिलेगा। तो इस स्टेप को कन्वर्जन्स में भी बोलेंगे डायएजोटाइजेशन। डायएजो का बनना इज डायएजोटाइजेशन। ये जब हमने फिनोल के मेथड्स लिखे थे उसमें लिखी गई थी मेथड, फिनोल के 4 मेथड्स थे। अल्कोहल की मेथड्स में भी लिखी गई थी, बस टेम्परेचर का फर्क था। अब याद करिएगा इसको, जिसमें एक वो क्यूमीन वाली भी थी। नाउ राइट इट। इसके लिए पहले इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। यहां थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से बाहर निकलती हूं। इसी डायएजोटाइजेशन में अगर मैंने सेकेंडरी अमीन किया तो एक बार सुनिए फिर लिखिएगा। सेकेंडरी अमीन को वही नाइट्रस एसिड दिया तो येलो कलर का लिक्विड बनता है जो नाइट्रोसोमीन कहलाता है। येलो कलर का, यानी मैं लैब टेस्ट की तरफ चल पड़ी हूं, राइट। येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है जो नाइट्रोसोमीन कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या दिया आपको, सेकेंडरी अमीन अपनी चॉइस का, साथ में मैंने क्या दिया, नाइट्रस एसिड। उन दोनों ने मिलके क्या बनाया, नाइट्रोसो डाई इथाइल अमीन। यहां भी यही लिखा ना मैंने, नाइट्रोसो अमीन बनते हैं। अब मुझे पता चल गया दोनों आर इथाइल हैं तो मैंने डाई इथाइल अमीन बोल दिया, तो उस अमीन का नाइट्रोसो बनता है। अमीन के साथ इसका लग जाना इज कॉल्ड एज नाइट्रोसो अमीन। तो ये एक अगेन डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरफ जा रही हूं। वैसे मैं प्राइमरी अमीन को दिया तो कोई कलर वलर तो नहीं आया, सेकेंडरी अमीन को दिया तो येलो कलर मेरे को देखने को मिला। इसी तरह से ये जो पूरी प्रोसेस है इसको नाइट्रोसेशन भी कह सकते हैं। जो सेकेंडरी अमीन वाली डायस्टाइजेशन पीछे गई, उसमें डायजोनियम सॉल्ट बना था, यहां कोई डायजोनियम सॉल्ट नहीं बना। एंड इफ ये नाइट्रोसो अमीन उठा के मैं फिनोल के साथ रिएक्ट करा दूं तो ग्रीन कलर की सॉल्यूशन और उसको NaOH दूं तो ब्लू। तो पहले बनता है ग्रीन, फिर बनता है ब्लू, और उसको थोड़ी देर बाद स्टैंड स्टिल कर दें तो उससे बनता है रेड। ये फिनोल का टेस्ट फेमस है अगेन लैब केमिस्ट्री में। फिनोल के अब तक के कौन सी टेस्ट है, एक तो है फिनोल का लैब टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 देंगे तो पिंक या वायलेट कलर का सोल्यूशन मिलता है। फिनोल का एक टेस्ट ये था, कोई और टेस्ट? फिनोल को अगर आप NaOH दें तो उससे H2 गैस रिलीज होती है और उसका पॉपअप साउंड आता है। बट ये आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, रिएक्शन दे रखा है। तो एटलीस्ट ये तो टेस्ट था ना जो मैंने पहले बताया, लेकिन एनसीईआरटी में तो था नहीं। तो आपको याद हो मैंने अल्कोहल फिनोल की टेस्ट में बोला भी था, अगर फिनोल को किसी से डिस्टिंग्विश करा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। फिनोल के टेस्ट अगले चैप्टर्स में आने हैं। एनसीईआरटी ने न्यूट्रल FeCl3 को लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम डरते हैं वो वहाँ लिखने में, पता नहीं चेक करने वाले हमको नंबर देंगे कि नहीं देंगे। और तब मैंने कहा था फिनोल के टेस्ट आने हैं। ये भी एनसीईआरटी टेस्ट नहीं, अगली क्लास में आएगा वो। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट के नाम से है। तो फिर से याद दिलाती हूँ क्या किया। फिनोल को किससे रिएक्ट कराया बच्चों, नाइट्रोसो अमीन से। नाइट्रोसो अमीन क्या था, सेकेंडरी अमीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराओगे तो नाइट्रोसो अमीन बनेगा। और उस नाइट्रोसो अमीन को येलो कलर का जो बताया था, नहीं येलो तो लास्ट स्लाइड पे था, सॉरी, नाइट्रोसो अमीन को अगर मैं फिनोल के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बन रहा है, ग्रीन सोल्यूशन। उस ग्रीन सोल्यूशन को मैं NaOH दूं तो क्या बन रहा है, ब्लू। यहीं पे फिनोल तो मिल ही गया मेरे को। तो क्या ये फिनोल का कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्या ये किसी और का भी कंफर्मेटरी टेस्ट है? यस। तो सेकेंडरी अमीन का भी तो यूज कर सकती हूं वैसे मैं। नाइट्रोसो अमीन किससे बना है मेरे पास, तो ये टेस्ट फॉर फिनोल और टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमीन दोनों क्लब हो गए एक साथ। अब मैं नाइट्रोसो अमीन, अब मैं कोई मेरे को कहे जी सेकेंडरी अमीन का प्रूफ दो, सेकेंडरी अमीन का ये आप कराइए, राइट, नाइट्रस एसिड से, उससे नाइट्रोसोमीन बनेगा, डाइथाइल डाइमिथाइल जो भी होगा, उसको आप दे दीजिए फिनोल, तो ये सेम टेस्ट उसके लिए भी हो गया। एक ही टेस्ट में दो चीजें कंफर्म कर सकती हूँ, सेकेंडरी अमीन एज वेल एज फिनोल। नाउ दिस कुछ और ही हो रहा है। अब ऑब्वियसली कुछ और होगा, इसके हाइड्रोजन निकाल, हाइड्रोजन नहीं बचा। नाइट्रस एसिड और टर्शरी अमीन
कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसके पास, H है नहीं, एसिड को क्या ही एंटरटेन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड को, तो इसने क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना लिया। टर्शरी का तो डेस्टिनी हमेशा ही क्वाटनरी है, तो यहाँ क्या बन गया, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट जो कि सॉल्युबल इन वाटर है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं। तो अब आपके पास ये टेस्ट ही तो हुआ, प्राइमरी अमीन में डायस्टराइजेशन हो रहा है, N2 गैस निकली। ये अच्छा टेस्ट सिर्फ सेकेंडरी अमीन के लिए है, जिसमें कि आपको एक्चुअली कलर्स की एक स्कीम मिली पूरी। एंड लास्ट, अगर ये टर्शरी अमीन में एरोमेटिक वाला ले लूं तो कुछ और ही कहानी हो जाती है। ये इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन के लिए इतना एक्टिवेट कर देता है कि यहां से NO नाम का इलेक्ट्रोफाइल बना और इसके पैरा पे आके जुड़ गया। तो टर्शरी में कौन सा कलर आया, वो भी अगर एक एरोमेटिक है तो ग्रीन। ये पूरा पहले हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ाते थे, 2 साल से जब से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तब से डालना शुरू किया यहाँ पे कि वो एक अलग चैप्टर बच्चों को ना पढ़ना पड़े, अदरवाइज ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होता था डायरेक्टली। करिए इसको नोट, टर्शरी अमीन का क्या, एनसीईआरटी में साफ तौर पे लिखा है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन रिएक्ट डिफरेंटली। इस रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बोर्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस में है ये कार्बाइल अमीन टेस्ट और एक ये टेस्ट। इसको पहले अगेन सुनेंगे, बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद और नहीं पढ़ेंगे हम। एक अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टेस्ट कराया, कार्बाइल अमीन टेस्ट। वो क्या चेक करता था, ओनली प्राइमरी अमीन। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात मानूं या पिछले टेस्ट को भी मान भी लूं तो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का वो क्लियर कट रिएक्शन नहीं है टेस्ट, वो सिर्फ सेकेंडरी का क्लियर कट है। टर्शरी में भी एक एरोमेटिक है तो ग्रीन कलर आ रहा है। सो आई कैन नॉट यूज अभी तक एक भी टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, अभी तक एक भी नहीं आया ऐसा। पहला और आखिरी टेस्ट है मेरे पास, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में अगर डिस्टिंग्विश करना पड़ा तो कैसे करूंगी, हिंसबर्ग रिएजेंट लेके। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, चेक, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बकायदा एनसीईआरटी में इसका नाम पता सब मिलेगा आपको। तो हिंसबर्ग रिएजेंट अगर ध्यान से हम देखें तो बेंजीन के साथ सल्फर, 2 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये तीनों के साथ बहुत क्लियरली डिफरेंटली बिहेव करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इसलिए ये एक अच्छा लैब टेस्ट है। चेक, प्राइमरी के साथ ये क्या कर रहा है, प्राइमरी अमीन और ये हिंसबर्ग। आप ये सोचो एसाइलेशन जैसा है और कुछ नहीं। अगर मैं एसाइलेशन याद दिलाऊं तो क्या था, आप क्या कर रहे थे, H और Cl निकाल के जोड़ रहे थे, यही था। बस एसाइल एसिड के बजाय अब सल्फर के एसिड को दे दिया हमने। तो यहां पर अगर बिल्कुल एसाइलेशन वाली सोच रखें तो बड़ा फायदा होगा। और वो क्या है, H और Cl निकल गए और देखिए क्या बना, काइंड ऑफ एसाइलेशन ही है। ये Cl रिमूव हुआ, सल्फर इसके पास आया और ये देखिए ये हुआ RNH और उसके साथ ये पूरा का पूरा। अगर अब इसमें मैं बेस की ड्रॉपलेट्स डालूं तो इस नाइट्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, ये उससे रिएक्ट करेगा। तो जैसे ही मैंने बेस यानी NaOH डाला, ये जो बना था एक सॉलिड बना था। ये सॉलिड प्रेसिपिटेट जो है वो NaOH डालते ही डिसॉल्व हो गया, मतलब प्राइमरी अमीन था। हिंसबर्ग डालते ही पीपीटी आना और उस पीपीटी का NaOH डालते ही डिसॉल्व हो जाना टेल्स मी इट इज प्राइमरी अमीन। और अगर वो सेकेंडरी अमीन लेती मैं तो खुद ही चेक करो, पहले तो ये बनता, एक ही H था, वो चला गया इधर। ये जो सॉलिड था ये NaOH में क्यों नहीं डिसॉल्व हो पाया, डिसॉल्व होने के लिए यहां कोई H छोड़ा ही नहीं आपने, तो डिसॉल्व ही नहीं हो पाया। पीपीटी विल स्टे, दिखेगा मेरे को, टर्शरी पीपीटी ही नहीं आएगा, नो रिएक्शन। क्लियर कट टेस्ट है। 3 टेस्ट ट्यूब, तीनों में हिंसबर्ग डालिएगा, तीनों में अमीन है। जिसमें पीपीटी आके रुक गया NaOH डालने के बाद भी वो था सेकेंडरी, जिसमें पीपीटी आके NaOH डालने के बाद डिसॉल्व हो गया वो था प्राइमरी, और जिसमें पीपीटी ही नहीं आया वो क्या था, टर्शरी। दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑल 3 अमीन्स, फर्स्ट एंड लास्ट टेस्ट जो मेरे पास है, जो कैटेगरिकली तीनों को कवर करता है। अब नोट करिए हिंसबर्ग टेस्ट। यहाँ आपकी एनसीईआरटी से एलिफेटिक अमीन्स खत्म होता है, अब रह जाता है आपका थोड़ा सा एरोमेटिक अमीन्स जो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेकिन आप मुझे बताएंगे ये एलिफेटिक अमीन्स के मुकाबले बेस अच्छा है कि वीक है?
वीक। क्यों वीक बेस है? राइट ये एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग, लाइक OH। जब फिनोल्स में हम ब्रोमिनेशन करते थे, तो मेरे को जरा पिछला याद कराना है। फिनोल्स में हम ब्रोमिनेशन करते थे, कैसे करते थे, क्या होता था? अगर हम लेते थे Br2 और H2O तो क्या होता था? तीनों जगह पे Br लग जाता था, ट्राई सब्सटीट्यूटेड। फिर बात आई थी नहीं, ट्राई सब्सटीट्यूटेड ना चाहिए हो, मोनो चाहिए हो, तो क्या करूंगी? क्यों समीर? अगर मेरे को यहाँ मोनो सब्सटीट्यूटेड चाहिए तो क्या करूं? थोड़ा सा पिछला याद दिला रही हूँ क्योंकि मेरे को अगली क्लास में टाइम नहीं मिलेगा। Br2 और वाटर दिया तो तीनों जगह Br लगता है। अगर एक ही जगह लगाना है तो Br2 कम दे दें। ये ग्रोसरी की शॉप पे नापतोल थोड़ी हो रही है, थोड़ा कम डाल दो ना सर। यस सॉरी, कार्बन डाइसल्फाइड या नॉन पोलर सॉल्वेंट डालिए। इसके बजाय अगर आपने कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन या कोई और CCl4 कोई भी बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया होता तो ब्रोमीन किसी एक जगह जाएगा। ये Br2 के साथ H2O जब मैंने दिया था, तीनों जगह होने की वजह क्या थी? ट्राई सब्स्टिट्यूशन की वजह क्या थी? फिनॉक्साइड आयन जो बनता था। अच्छा, फिनॉक्साइड आयन क्यों बनेगा इसमें? फिनोल है यार बेटा, वो एसिडिक प्रॉपर्टी में था फिनॉक्साइड बनना, यहां बिल्कुल नहीं फिनॉक्साइड बनेगा। हाईली एक्टिवेटिंग है। क्यों है हाईली एक्टिवेटिंग? बस यही पूछना था। वही जो ये कह रहा था, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन को कैसे कनेक्ट करोगे इस क्वेश्चन से समर? एंड की चीज वहां दे दी, स्टार्ट की चीज यहां आ गई, बस बीच में एक कनेक्शन चाहिए। बिल्कुल सही, HBr बना के चला जाएगा। ओके, यहां बचेगा मेरे पास फिनॉक्साइड आयन, और ये फिनॉक्साइड आयन इज हाईली एक्टिवेटिंग नेगेटिव चार्ज। तीनों साइड्स को एक्टिवेट कर देगा, तीनों भी जगह पे Br लग जाएगा। फिर उसको H वापस कैसे मिलेगा? तो HBr लेके चला गया, वो वाला H आ जाएगा। बिल्कुल सही। सो पॉइंट इज हाईली एक्टिवेटिंग होने की वजह से तीनों जगह लगा, और हाईली एक्टिवेटिंग का रीजन भी आ गया। अब आप मुझे बताइए, जो आज की क्लास में काफी डिस्कस हुआ है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इजीली अवेलेबल होता है कि नाइट्रोजन का? इसको कोई आयन बनाने की भी जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन का लोन पेयर इज वेरी इजीली अवेलेबल फॉर रेजोनेंस, क्योंकि ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। उसकी वजह से ये भी सेम प्रॉब्लम डील करेगा कि आप इसको कुछ भी दोगे वो तीनों जगह लगेगा। और फिर हम अगली क्लास को जब शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे कि एरोमेटिक अमीन एनिलिन में NH2 इज हाईली एक्टिवेटिंग, तीनों जगह जाके लगना है हर चीज ने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई एक ही जगह लगे। यहां से अगली क्लास पिक करेंगे।